जलवाष्प धारण कर सकती है। ठीक है, ये आपका आयतन है, ये निश्चित आयतन वाली वायु है। ठीक है, इसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस यानी निश्चित है, और इसमें आर्द्रता कितनी है, 40% है। ठीक है, वो 28% है। अगर इसमें 40% आपकी आर्द्रता हो जाएगी, 40% ऐड हो जाएगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, सापेक्ष आर्द्रता कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे देखते हैं हम। इसका सूत्र है सापेक्षिक आर्द्रता बराबर निरपेक्ष आर्द्रता बटे आर्द्रता सामर्थ्य इंटू 100। ये आपका सूत्र है, इसे आप याद रखेंगे कि निरपेक्ष आर्द्रता बराबर बटे आर्द्रता सामर्थ्य गुणे 100। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम। सापेक्षिक आर्द्रता को भिन्न या अनुपात में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, परंतु प्रतिशत में प्रदर्शन ही अधिक प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किस में प्रदर्शित करते हैं तो आपका परसेंटेज यानी प्रतिशत में प्रदर्शन करते हैं इसका। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है आपका तापमान तथा वायु की आर्द्रता सामर्थ्य में सीधा संबंध होता है, यानी कि तापमान बढ़ने पर सामर्थ्य बढ़ती है तथा घटने पर कम होती है। यानी जितना अधिक तापमान होगा, वायु में आर्द्रता धारण करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता में विपरीत संबंध होता है। ये आपको याद रखना है कि तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता में विपरीत संबंध होता है, अर्थात तापमान बढ़ने पर सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है। ठीक है, और तापमान घटने पर सापेक्षिक आर्द्रता आपकी बढ़ने लगती है। ठीक है, क्योंकि निरपेक्ष आर्द्रता तो स्थिर रहती है, जबकि आर्द्रता सामर्थ्य में अंतर हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता में सीधा विपरीत संबंध होता है, जबकि तापमान और निरपेक्ष आर्द्रता में सीधा संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, ये आप याद। दोस्तों, इस मैप के माध्यम से आपको आर्द्रता के बारे में बताया गया है कि सबसे अधिक आर्द्रता कहाँ पर होगी और सबसे कम कहाँ पर होगी। तो जो ये आपके नीले डॉट दिख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि सबसे अधिक आर्द्रता यहीं पर होती है आपकी। ठीक है, और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हैं, आपकी आर्द्रता कम होती चली जाती है। ठीक है, और जैसा दूसरा बताया गया था कि सागर से महाद्वीपों की ओर जाने पर आर्द्रता में कमी आती है, दिन की अपेक्षा रात में आर्द्रता कम होती है। ठीक है, और शीतकाल की अपेक्षा ग्रीष्मकाल में आर्द्रता अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देख लेते हैं कि सापेक्षिक आर्द्रता का महत्व क्या होता है। ठीक है, तो वर्षा की मात्रा सापेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करती है, क्योंकि जब सापेक्षिक आर्द्रता जब तक 100% नहीं हो जाती है तो वर्षा नहीं हो सकती है, क्योंकि 100% होने के बाद ही संघनन प्रारंभ होता है। ठीक है, इसके बाद स्वास्थ्य पर भी सापेक्षिक आर्द्रता का अधिक प्रभाव होता है। ठीक है, वस्तुओं के स्थायित्व पर भी आर्द्रता का अधिक प्रभाव होता है। इमारतों की रचना में भी सापेक्षिक आर्द्रता का प्रभाव होता है। विद्युत यानी बिजली के गमन पर भी सापेक्षिक आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है, और रेडियो तरंगों पर भी सापेक्षिक आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम सापेक्षिक आर्द्रता का विश्व में वितरण देख लेते हैं। धरातल पर सापेक्षिक आर्द्रता का क्षैतिज वितरण मेखला में पाया जाता है, यानी जोन में पाया जाता है। ठीक है, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता होती है। निरपेक्ष आर्द्रता भी आपकी यहीं पर थी। ठीक है, इसके साथ साथ 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण अक्षांश के पास ये न्यून हो जाती है तथा उच्च अक्षांशों की ओर पुनः बढ़ने लगती है। ठीक है, जैसे आपकी ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये आपकी 30 डिग्री की लाइन है, ये भी 30 डिग्री की लाइन है। तो इनके मध्य भाग में, यानी इस भाग में सबसे अधिक सापेक्षिक आर्द्रता होगी, लेकिन ये जो 30 वाला भाग है यहाँ पर सबसे कम होगी। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, वैसे सापेक्षिक आर्द्रता पुनः बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि तापमान कम होने लगता है। ठीक है, और आपको बताया कि तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता में विपरीत संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे देखते हैं। सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन होने के साथ साथ उच्च और निम्न सापेक्षिक आर्द्रता मंडल में भी क्रमशः उत्तर, दक्षिण
खिसकाव होता है। ठीक है, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थितियों को कई बार बताया जा चुका है। सूर्य जब उत्तर में जाएगा, ठीक है, तो टेम्परेचर भी उत्तर में ही अधिक होगा, जिससे वाष्पीकरण भी आपका अधिक होगा। ठीक है, और जैसे जैसे दक्षिण में आएंगे तो सूर्य भी दक्षिण में आएगा, तापमान भी दक्षिण में अधिक होगा। ठीक है, तो सापेक्षिक आर्द्रता कम होगी, क्योंकि आपको पता है कि तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता में विपरीत संबंध होता है। ठीक है, सापेक्षिक आर्द्रता के मौसमी वितरण पर अक्षांशों का अधिक प्रभाव होता है। दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों तक अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता गर्मियों में। ठीक है, अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता किस महीने में होती है? गर्मी में, तथा उच्च अक्षांशों पर औसत से अधिक सापेक्षिक आर्द्रता सर्दियों में मिलती है। यानी कि जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है वहाँ पर सापेक्षिक आर्द्रता कब होती है? तो गर्मी में होती है। और जो ध्रुवीय प्रदेश है वहाँ पर सापेक्षिक आर्द्रता कब होती है अधिक? तो सर्दियों में होती है। ठीक है, सापेक्षिक आर्द्रता सुबह अधिकतम होती है तथा सायंकाल न्यूनतम होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि सुबह के समय सापेक्षिक आर्द्रता अधिक होगी कि शाम के समय, तो आपको बताना है सुबह के समय ये अधिकतम होती है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रकार है आपकी आर्द्रता का विशिष्ट आर्द्रता, यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। देखते हैं ये क्या होता है। 1 किलोग्राम आर्द्र वायु में मौजूद ग्राम इकाई में जलवाष्प की सकल द्रव्यमान को हम विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता में आपको थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है कि जो निरपेक्ष आर्द्रता होती है वो निश्चित आयतन वाली वायु में कुल आर्द्रता की मात्रा को बताती है। मात्रा शब्द आपको याद रखना है, जबकि इसमें बताया गया है कि 1 किलोग्राम आर्द्र वायु में जो कुल मात्रा है जलवाष्प की, कुल भार है जो जलवाष्प का, 1 किलोग्राम आर्द्र वायु में जो जलवाष्प का भार होता है उसे हम विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार विशिष्ट आर्द्रता निश्चित आयतन वाली आर्द्र हवा में वर्तमान वास्तविक नमी की मात्रा को दर्शाती है। ठीक है, वास्तव में विशिष्ट आर्द्रता निश्चित आयतन वाली हवा के सकल भार और उसमें मौजूद जलवाष्प भार के बीच अनुपात को बताती है। ठीक है, ये आपको लाइन याद रखनी है कि विशिष्ट आर्द्रता क्या है। तो निश्चित आयतन वाली जो हवा है उसमें जो सकल भार है जलवाष्प का, और जलवाष्प हवा का जो सकल भार है और उसके साथ साथ जो जलवाष्प का भार है उसके अनुपात को बताती है। ठीक है, उसे विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इस चित्र के माध्यम से आप सूत्र के रूप में भी देख सकते हैं इसे, कि डिफाइन किया गया है द रेशियो ऑफ द मास ऑफ वाटर, ठीक है, और वाइपर टू मास ऑफ मॉइस्ट एयर, यानी कि आर्द्र हवा में जो जलवाष्प का भार है, ठीक है, और एक आर्द्र वायु में, आर्द्र हवा में जो जल का भार है और जलवाष्प का जो भार है उसे ही हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहते हैं। जैसे सूत्र में अगर देखा गया है कि मास ऑफ वाइपर यानी जलवाष्प का भार बटे मास ऑफ मॉइस्ट एयर यानी कि जल का भार, एक आर्द्र वायु का भार। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, यानी आर्द्र वायु अनुपात जो स्पेसिफिक यानी जो आपकी विशिष्ट आर्द्रता है वह आर्द्र वायु और उसमें उपस्थित वाष्प के भार के अनुपात को हम विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तापमान या वायु दाब में परिवर्तन का विशिष्ट आर्द्रता पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ये आपको याद रखना है कि तापमान और वायु दाब में कोई परिवर्तन होता है तो विशिष्ट आर्द्रता में कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि इसे भार की इकाई में नापा जाता है। ठीक है, विशिष्ट आर्द्रता एवं वाष्प दाब में सीधा संबंध होता है। ठीक है, विशिष्ट आर्द्रता और वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर में सीधा संबंध होता है। यानी कि वाष्प दाब जब बढ़ता है तो विशिष्ट आर्द्रता बढ़ती है, और जब वाष्प दाब कम होता है तो विशिष्ट आर्द्रता घटती है। ठीक है, यहाँ आगे बताया भी गया है यदि वाष्प दाब में वृद्धि होती है तो विशिष्ट आर्द्रता में भी वृद्धि होती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। वाष्प दाब में कमी होने पर विशिष्ट आर्द्रता में भी कमी होती है।
विशिष्ट आर्द्रता तथा वायु दाब में विलोम संबंध होता है। देखिए, विशिष्ट आर्द्रता और वाष्प दाब में तो सीधा संबंध हो रहा है, लेकिन विशिष्ट आर्द्रता और वायु दाब में कैसा संबंध है? विपरीत संबंध है। अर्थात वायु दाब में जब वृद्धि होती है तो विशिष्ट आर्द्रता में भी कमी होती है, और वायु दाब में कमी होती है तो विशिष्ट आर्द्रता में वृद्धि होती है। ठीक है। अब यहाँ आप एक चीज़ और जोड़ सकते हैं कि जब तापमान जहाँ पर अधिक होता है वहाँ पर आपका वायु दाब कैसा होता है? कम होता है। ठीक है, तो आपकी विशिष्ट आर्द्रता क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, और जब तापमान जहाँ पे कम होगा वहाँ पे वायु दाब अधिक होगा, तो वहाँ पे विशिष्ट आर्द्रता में कमी होगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। विशिष्ट आर्द्रता भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती चली जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उदाहरण के लिए आर्कटिक क्षेत्र में अति शीत एवं शुष्क वायु की विशिष्ट आर्द्रता 1 किलोग्राम वायु में 0.2 ग्राम होती है। ठीक है, जबकि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में अति गर्म व आर्द्र हवा में विशिष्ट आर्द्रता प्रति किलोग्राम 18 ग्राम होती है। ठीक है, विशिष्ट आर्द्रता के आधार पर वायुमंडल से संबंधित वर्षा की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, AN और AH स्ट्रैलर महोदय ने विशिष्ट आर्द्रता को भूगोलवेत्ता की छड़ी कहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि विशिष्ट आर्द्रता को भूगोलवेत्ता की छड़ी किसने कहा है? तो AN और AH स्ट्रैलर महोदय ने कहा है। ठीक है, बताया कि जिसके आधार पर प्राकृतिक जल संसाधन का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपकी आर्द्रता से संबंधित वीडियो। ठीक है, जिसमें हमने देखा जलवाष्प क्या है, वाष्पीकरण क्या है, जलवाष्प की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जलवाष्प के स्रोत कौन से हैं, आपकी गुप्त ऊष्मा क्या है, संघनन की गुप्त ऊष्मा क्या है, आर्द्रता क्या है, आर्द्रता के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें हमने देखा निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है और विशिष्ट आर्द्रता क्या होती है, तथा इनका मौसम पर क्या प्रभाव होता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद मित्रों।